Hello students, welcome back. Today we are going to study our next topic, that is abnormal molecular mass. This topic is related to colligative properties. So first of all, let us revise what is colligative property. Colligative properties are the physical properties which depends on number of particles of solute in the solution. So this is the definition of colligative property. Because this property depends on number of particles of solute in the solution, so the solute is classified into two categories on the basis of its behavior in the solution. On the basis of behavior in the solution, solute is classified into two categories. First category is non-electrolyte and second category is electrolyte. So first of all, let us discuss what is a non-electrolyte solute. Non-electrolyte solutes, they are those solute which neither associate nor dissociate. Neither associate nor dissociate in the solution. So what does it mean? It means that there is no change in their molecular form, in the solution. सॉल्यूशन में डालने पर इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, इसका ये मतलब है। तो ऐसे सॉल्यूट्स जिसके मॉलिक्यूल की फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे केस में क्या होगा, जितने पार्टिकल्स सॉल्यूट के आप ऐड करोगे सॉल्यूशन बनाने के लिए उतने ही पार्टिकल्स रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि मॉलिक्यूल चेंज ही नहीं हो रहा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। तो हम यहां पर लिख सकते हैं the molecules added by us in the solution remains in the same state। तो अब हम एग्जाम्पल ले लें कि हमने एक सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डाला और एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन हुई, तो हमने जितना भी वेट इसका डाला था उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इस सॉल्यूट के, ये मॉलिक्यूल्स सेम इसी स्टेट में रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर एंड देयर विल बी नो चेंज इन देयर वैल्यूज। अब सपोज हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर लें कि इतना सॉल्यूट हम डाल रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सपोज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आना चाहिए ये हमने पहले ही कैलकुलेशन कर ली इस इक्वेशन का यूज करके। दिस इज द इक्वेशन फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो भी वैल्यू आती है इसको हम यहां पर लिख देते हैं पाई कैलकुलेटेड। दिस इज द वैल्यू ऑब्टेन्ड थियोरेटिकली। दिस इज अ थियोरेटिकल वैल्यू that we have calculated using this equation। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली जब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर किया जाए तो इतनी वैल्यू आनी चाहिए। सो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। अब हम क्या करते हैं, हम अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए और एक्सपेरिमेंटली हम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हमें यहां पर एक रिलेशन देखने को मिलता है कि इन द केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, because number of particles initially taken is equal to number of particles in the solution, therefore pi calculated is found to be equal to pi experimental।
इस केस में हमें ये रिलेशन देखने को मिलेगा कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उतनी ही आती है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करके। तो ये कब होगा? ये सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जब यूज किया जाएगा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तब हमें ऐसा देखने को मिलेगा दैट आवर एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड आवर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आर फाउंड टू बी सेम। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है उसको यूज करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। नाउ वी डिस्कस द सेकंड केस। Now we come to the second category, that is electrolyte. Now what is an electrolyte? So here comes the definition. An electrolyte is the solute which undergo association or dissociation in the solution. इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूट को बोला जाता है जो सॉल्यूशन में या तो एसोसिएट हो सकता है या डिसोसिएट हो सकता है। हम इन दोनों केसेस को सेपरेटली पढ़ेंगे। तो हम पहले डिस्कस करेंगे डिसोसिएशन का केस और बाद में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन का केस। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इट इज द सॉल्यूट which when added to the solution then it dissociate into ions. The solute which when added in the solution it dissociate into ions. एग्जाम्पल ले लें इसका। तो एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। सो सॉल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इट डिसोसिएट इनटू Na positive ion and Cl negative ion. Now as we can see that suppose if I initially take one molecule, or you can say that one formula unit of this NaCl, then this one formula unit it dissociate into one Na positive ion and one Cl negative ion. So how much is the amount of solute taken by us? हमने कितना solute लिया था? हमने एक formula unit लिया था, इसको पूरे को हम एक पार्टिकल काउंट कर रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद क्या हुआ, ये एक पार्टिकल जो हम कंसीडर कर रहे थे ये सॉल्यूशन में जाके ब्रेक हो गया और दो आयंस में टूट गया। तो यहां पर ये दोनों आयंस अब सेपरेटली काउंट होंगे, दे विल बी काउंटेड एज सेपरेट पार्टिकल्स। सो एज वी कैन सी दैट वी हैव टेकन ओनली वन मॉलिक्यूल और वन फॉर्मूला यूनिट एंड इट इज डिसोसिएटिंग इनटू टू आयंस। अब हम जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में किया था, हम एक बार थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ NaCl टेकन बाय अस व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर theoretically, so we get the theoretical value as pi calculated. This is the theoretical value, and please remember this theoretical value it depends on the number of particles taken by us. अगर मैं इसको जनरली ये मान लूं कि सपोज इफ आई एम टेकिंग n number of particles, then n number of sodium ion and n number of chloride ion will be formed. So this total will be equal to 2n particles. So this theoretical value it depends on n number of particles taken by us. Please remember this. Now we have to find out the experimental value of osmotic pressure. This is the experimental value that we will be getting, and we know that the experimental value it depends on number of particle in the solution. Solution में कितने particles है उस पे ये value depend करती है. So this is directly proportional to 2n. तो इससे फाइनली क्या होगा, ये वैल्यू डिफरेंट आएगी और ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। So we can say that
pi calculated it is not coming out to be equal to pi experimental in the case of dissociation. तो डिसोसिएशन के केस में हमें थियोरेटिकल वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं करती। तो इसके ये जो सॉल्यूट्स हैं इनको बोला जाएगा these are the solutes which undergo dissociation in the solution. Please note this result, it is important कि जब भी डिसोसिएशन होता है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और थ्योरेटिकल वैल्यूज मैच नहीं करती। क्या आप और कोई एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें डिसोसिएशन होता है? तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स आप पढ़ते हो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, CaCl, RbCl, CaCl2, etc. These are all ionic compounds. They undergo dissociation and hence their pi calculated, or you can say that theoretical value, it will not come out to be equal to their experimental values. Now we take the second case, that is association. Any electrolyte which is undergoing association. इसके केस में क्या होगा? एसोसिएशन में भी यहां पर हम लेते हैं when the solute is dissolved in the solution, then the particles associate to form a dimer, or you can say trimer or tetramer, etc. तो ऐसे सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर एसोसिएट हो जाते हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसका, एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, दिस इज अ पोलर सॉल्यूट एंड दिस इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जब इसमें डिसॉल्व किया जाएगा तो ये डाइमर की फॉर्मेशन कर लेता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये डाइमर बना लेता है इस तरीके से। अब देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स लेता हूं एसिटिक एसिड के, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? डाइमर की फॉर्मेशन कर लेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे और ये पूरा एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। दिस बिहेव एज अ सिंगल पार्टिकल। तो मैंने मॉलिक्यूल जितने लिए थे, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? उससे हाफ। अगर मैं 4 मॉलिक्यूल्स लेता हूं एसिटिक एसिड के, तो ये 2 डाइमर बना लेंगे। अगर मैं 10 मॉलिक्यूल लेता हूं एसिटिक एसिड के, तो ये 5 डाइमर बना लेंगे। अगर मैं n मॉलिक्यूल्स लेता हूं एसिटिक एसिड के, तो ये n/2 डाइमर बना लेंगे। दिस इज द नंबर ऑफ डाइमर्स दैट विल बी फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन इफ आई टेक n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड टू प्रिपेयर दिस सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि if I am taking n number of molecules of acetic acid, then it is going to form n/2 dimers of acetic acid। फिर से हम वही काम करते हैं, हम इनिशियली ये सॉल्यूशन बनाने से पहले ही हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा इस सॉल्यूशन का। सो दिस इज पाई कैलकुलेटेड। जो भी वैल्यू आती है, दिस इज द कैलकुलेटेड वैल्यू। तो पाई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी, इस इक्वेशन का यूज करके हमने कैलकुलेशन किया। इसी को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल रहे हैं। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। और ये एक्सपेक्टेड वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हमने लिए थे इस पे डिपेंड करती है। जब हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी n/2 number of particles पे। तो because the number of particles on the two sides they are different, therefore we can also say that
in this case also pi expected value is not equal to pi experimental value. तो डिसोसिएशन में भी सेम केस आया और एसोसिएशन में भी सेम केस आ रहा है. The expected values and the experimental values are not coming out to be same. तो ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों, अब देखो, when your expected value of colligative property is not equal to the experimental value of colligative property, it means that when pi calculated is not equal to pi experimental, so 1 upon molecular mass calculated, it will also be not equal to 1 upon molecular mass experimental. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, we can say that the expected molecular mass is different from experimental molecular mass for an electrolyte as a solute. और इसी वजह से क्या हो जाता है, this molecular mass is called abnormal molecular mass. So this molecular mass which is obtained experimentally, which do not agree with the calculated or theoretical molecular mass, this will be called as abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass. तो ये हमारा टॉपिक था. इस टॉपिक का ये मतलब है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट एज अ सॉल्यूट लेते हैं तो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यूज एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज मैच नहीं करती हैं. तो उस केस में मॉलिक्यूलर मास जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटली आपको उतना मॉलिक्यूलर मास नहीं मिलता है व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज योर सॉल्यूट. तो उस केस में ये जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास आता है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो अब क्या करना है हमें, इसका ये मतलब हुआ कि हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन पीछे स्टडी करके आए थे, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन इलेक्ट्रोलाइट के केस में वैलिड नहीं है. इट मींस दैट the equation of colligative property do not give accurate result when applied to solution containing an electrolyte as a solute. तो बच्चों, क्योंकि हमारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो हमने उन इक्वेशंस का यूज करके कैलकुलेट किया था, वो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं आ रहा था. तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया था उसमें कोई एरर है. तो ये जो इक्वेशंस हम पीछे अप्लाई कर रहे थे, ये इक्वेशंस इस केस में अप्लाई नहीं हो पाएंगी, बिकॉज दे विल गिव अस इनएक्यूरेट रिजल्ट. ये इक्वेशंस इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनएक्यूरेट रिजल्ट्स देती हैं. दे गिव इनएक्यूरेट रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रोलाइट. तो अब क्या किया गया, अब इस इनकरेक्ट इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए इसके अंदर एक करेक्शन फैक्टर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया. सो वी इंट्रोड्यूस अ करेक्शन फैक्टर, we introduced a correction factor called Van't Hoff factor
इस वेंट हॉफ फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। टू करेक्ट दीज इक्वेशंस, और ये वेंट ऑफ फैक्टर जो है ये क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर आई इज द रेशियो ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर I is the ratio of experimental colligative property divided by calculated colligative property। तो अगर पीछे वाले एग्जाम्पल को हम यूज करें तो I is the ratio of pi experimental divided by pi calculated, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, because this colligative property is inversely proportional to molecular mass, so we can write that it is also a ratio of calculated molecular mass divided by experimental molecular मास। तो इसको हम लिख सकते हैं m कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय m एक्सपेरिमेंटल, दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो इस तरीके से आप i की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इस i को अब आप क्या करेंगे, इस i को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन इक्वेशंस के साथ। सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या बन जाती है? P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आयोटा इंटू एक्स बी, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, एंड डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। These are the modified equations which involve the correction factor, that is Van't Hoff factor। तो ये हो गई हमारी 4 modified equations after introducing the correction factor in these equations। अब आपको प्रॉब्लम्स जो मिलेंगी उसमें i की वैल्यू कैलकुलेट करवाई जाएगी। तो अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखते हैं जिसमें हम i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को, जिसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इलेक्ट्रोलाइट्स विच अंडरगो डिसोसिएशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच अंडरगो एसोसिएशन। पहले हम कंसीडर कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट which undergo dissociation। ठीक है, अब हम I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन जो इलेक्ट्रोलाइट्स का हो रहा है उनको कंसीडर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने डिसोसिएट होते हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, it is classified into 2 categories। First is the electrolyte which get completely dissociated, and second partially dissociated। तो देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड इवन न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का। NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो जब मैं NaCl को डिसॉल्व करता हूं ये डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। अब मुझे पूछा जाएगा ये बताओ, जब आप NaCl को पानी में डालते हो तो आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो देखिए बच्चों क्या करना है, आपको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो भी क्वेश्चन में ये बताया जाता है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और नॉट। तो क्वेश्चन आया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I if NaCl undergoes complete dissociation in aqueous solution।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बता दिया गया कि NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसका ये मतलब हुआ कि NaCl जब हमने पानी में डाला तो सपोज इसका एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो ये ब्रेक होके क्या बनाएगा, 2 आयंस बनाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर हो गए 2 और यहां पर कितने हैं 1। अब देखो हमें निकालनी I की वैल्यू। I की वैल्यू क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड या थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बराबर होती है। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, आपने इनिशियली कितने पार्टिकल्स लिए थे। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। तो अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए आप, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट iota is equal to number of ions formed after dissociation। कितने आयंस बनेंगे डिसोसिएशन के बाद, इस पे डिपेंड करता है आयोटा की वैल्यू। तो इस केस में आप डायरेक्टली अब क्या लिख सकते हैं, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है 2 आयंस में, तो आयोटा इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, अब आयोटा इज इक्वल टू 2 फॉर दिस KCl, अगर इसकी एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हम प्रिपेयर करें तो इसकी आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर भी 2 आएगी बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग 2 आयंस इन द सॉल्यूशन। CaCl2, अगर इसकी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो बताओ क्या बनेगा, आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, तो आयोटा विल बी इक्वल टू 3। वाई 3, एक कैल्शियम का आयन बन रहा है और 2 क्लोराइड के आयन बन रहे हैं, तो 3 आयंस बन गए सॉल्यूशन के अंदर। तो आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 3। ऐसे ही AlCl3, इसको अगर हम पानी में डालें और सॉल्यूशन बनाए तो इसकी जो एक्वस सॉल्यूशन बनेगी उसमें आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, तो ये 1 + 3 4 आयंस हो गए टोटल, तो आयोटा विल बी इक्वल टू 4। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूट्स सॉल्यूशन में डालने पर, उनके केस में आयोटा की वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आयोटा की वैल्यू, ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मिल जाएंगे जिसमें आयोटा की वैल्यू जो है वो पूछी जाती है। तो ये तो थे वो सॉल्यूट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। अब हम आते हैं उन सॉल्यूट्स पे जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। पार्शियल डिसोसिएशन का मतलब क्या है, हमने जितना सॉल्यूट डाला था वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाया सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेरियम सल्फेट, इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम डिसॉल्व होता है पानी के अंदर, और ये जब डिसॉल्व होगा तो ये क्या बनाएगा, Ba2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये 2 आयंस बनाएगा। सपोज हम इसके जो है वो 10 मॉलिक्यूल्स डाल रहे हैं पानी के अंदर, लेकिन 10 में से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। तो ये एक मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होगा तो एक आयन बनेगा बेरियम का और एक आयन बनेगा सल्फेट का, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे उतने ही तो सॉल्यूशन में पास होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखो यहां बेरियम सल्फेट कितना बच गया, ये बच गया 9 मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट, 9 molecules are left. 1 ion of barium 2 positive is formed and 1 ion of sulfate 2 negative is formed. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए सॉल्यूशन में, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कितने हो गए, 9 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय, लिए कितने थे, 10 पार्टिकल्स लिए थे, तो ये क्या आ गया 11 डिवाइडेड बाय 10। तो ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। सपोज यहां पर मैं ये लिख देता हूं कि I have taken 1 mole, this is 1 mole of barium sulfate is taken by us, and out of this
अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जैसे कि हाफ, 1/4, 3/4, 2/3, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मैंने 1 मोल लिया था, इस 1 मोल में से हाफ मोल जो है वो डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा यहां पर। तो अगर मैं 1 मोल बेरियम सल्फेट का ले रहा हूं, इसमें से अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो जितना डिसोसिएट होगा उतना ही बेरियम और उतना ही सल्फेट बनेगा। अभी आपको पीछे एग्जांपल से समझाया था, यहाँ 10 था, यहाँ 1 था, तो ये एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा तो एक बेरियम बनता है, एक सल्फेट बनता है। तो फिर से हम वही करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये बन गया 1 प्लस अल्फा, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन कितना था, 1 मोल लिया था हमने, तो आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड। थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड किस पे डिपेंड करता है, इनिशियली जो लिया था उस पे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इन द सॉल्यूशन। तो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिपेंड करेगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन पे, थ्योरेटिकल वैल्यू डिपेंड करेगी इस पे। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस अल्फा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब इसको हम यूज करते हैं कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन आया, बेरियम सल्फेट डिसॉल्व्स 10% in the solution, calculate value of I। बेरियम सल्फेट डिसॉल्व कर रहे हो पानी के अंदर और 10% बेरियम सल्फेट डिसॉल्व हो रहा है, बस आप I की वैल्यू बताइए क्या आएगी इस सॉल्यूशन के अंदर। तो अभी आपको बताया था अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, ये आ जाएगा 1/10। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 1/10। अब यहां पर निकाल लो, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 1/10 दैट इज इक्वल टू 11/10। तो आयोटा इज 1.1, दिस इज द करेक्शन फैक्टर। अगर क्वेश्चन कहता है कि बेरियम सल्फेट डिसॉल्व्स 1/5 इन द सॉल्यूशन, तो 1/5 अगर बोल रहा है तो इसका ये मतलब हुआ अल्फा की वैल्यू दे रखी 1/5। तो ये वैल्यू आप पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, 1 प्लस 1/5, आंसर क्या आ जाएगा 6/5, दैट इज इक्वल टू 1.2। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया जाएगा और फिर पूछा जाएगा आयोटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरीके से आप पहले तो इक्वेशन निकालेंगे और फिर जो है वो कैलकुलेशंस कैरी करेंगे। So this was calculation of iota or Venta factor for the solute which undergo partial dissociation। ये हो गए डिसोसिएशन वाले सॉल्यूट्स। अब हम आ जाते हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो एसोसिएट होते हैं। Now let us discuss the electrolytes which undergo association in the solution। Electrolyte which undergo association। यहां पर भी कितने एसोसिएट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन द इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट which undergo complete association, it is completely associated, and second is partially associated electrolyte which is partially associated। So let us discuss this first of all। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली एसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर डालने पर। एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड in benzene
It produces a dimer and it undergoes complete association. जितने भी मॉलिक्यूल्स आप डालते हो वो डाइमर बना लेते हैं। तो सपोज हम 2 मॉलिक्यूल डालते हैं तो ये डाइमर बन जाएगा 1, 4 मॉलिक्यूल डालते हैं डाइमर बन जाएंगे 2, 10 मॉलिक्यूल डालते हैं डाइमर बन जाएंगे 5, n मॉलिक्यूल्स डालते हैं तो डाइमर बन जाएंगे n/2। तो अगर हम n मॉलिक्यूल्स लेते हैं एसिटिक एसिड के, ये डाइमर बना लेते हैं और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। सपोज अगर इस सॉल्यूशन में ये ट्राइमर बना रहा होता तो यहां पर अगर हम n मॉलिक्यूल्स लेते तो ये n/3 हो जाता, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे और फिर ट्राइमर की फॉर्मेशन करेंगे। अगर यहां पर टेट्रामर बन रहा होता तो n मॉलिक्यूल्स हम लेते तो ये n/4 हो जाता। तो इस तरीके से आप जो है वो इस पॉलीमर की, पॉलीमर डाइमर हो सकता है, ट्राइमर हो सकता है, टेट्रामर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पर डाइमर बना रहे थे तो ये n/2 हो जाएगा। अब देखो मुझे क्या निकालना है, आयोटा की वैल्यू निकालनी है। आयोटा किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, इन द सॉल्यूशन कितने पार्टिकल्स है, दैट इज इक्वल टू n/2। और कैलकुलेटेड किस पे डिपेंड करेगी, कितने हमने इनिशियली लिए थे, इस पे डिपेंड करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाय 2 into n, n से n कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/2। आयोटा इज कमिंग आउट टू बी हाफ। तो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन को। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो गए, इस वजह से करेक्शन फैक्टर जो है वो भी अब क्या हो गया, 1/2। अगर यहां पर ट्राइमर बना रहे होते तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाती, उस केस में आयोटा की वैल्यू हो जाती 1/3। अगर ये यहां पर टेट्रामर बना रहे होते तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो हम जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहां पर कि ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूट आयोटा इज इक्वल टू 1/n। ऑन बेसिस ऑफ the polymer formed by the solute iota is equal to 1/n, where solute it undergoes polymerization to form solute की power n। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आयोटा की वैल्यू 1/n के बराबर होगी। n जो है वो हमारे पॉलीमर का सबस्क्रिप्ट रहेगा इस केस में। तो कंप्लीटली एसोसिएटेड के केस में आयोटा इज इक्वल टू 1/n। अब हम बात करते हैं इसकी पार्शियली एसोसिएटेड। तो देखो यहां पर द सॉल्यूट विच डू नॉट अंडरगो कंप्लीट एसोसिएशन। तो इस केस में भी हम ऐसे लिखते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट अंडरगोज टू फॉर्म अ डाइमर इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो ये डाइमर की फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये डाइमर जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, इट इज नॉट अंडरगोइंग कंप्लीट डाइमराइजेशन। तो अब यहां पर हम क्या लेंगे, सपोज 1 मोल इज इनिशियली टेकन बाय अस। तो जब तक इसको हम इसमें डिसॉल्व नहीं करते तब तक डाइमर तो बनेगा ही नहीं। अब हमने क्या किया, इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया। तो जब इसको इसमें डिसॉल्व किया तो इसमें से अल्फा मॉलिक्यूल्स जो है वो डाइमर बनाने में यूटिलाइज हो गए। तो ये अल्फा मॉलिक्यूल अगर डाइमर बनाएंगे तो यहां पर कितने पार्टिकल्स बनेंगे, अल्फा/2। किसी को अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझ लो, 10 मॉलिक्यूल हमने डाले हैं बेंजोइक एसिड के, 10 में से 4 मॉलिक्यूल जो है वो डाइमर बनाने में यूज हो गए। 10 में से 4 मॉलिक्यूल जो है इन्होंने आपस में जुड़ के डाइमर बना लिया। तो यहां पर 10-4 करना पड़ेगा। तो कितने पार्टिकल्स बचे हुए, 6 पार्टिकल्स बचे हुए जो डाइमर नहीं बना रहे अभी। ये 4 मॉलिक्यूल जो डाइमर बनाने में यूज हो गए, इन्होंने डाइमर कितने बनाए, ये डाइमर बनाएंगे 2, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में एसोसिएट होंगे। तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स का जब सेट बनाओगे आप तो 2 ही सेट बनेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, 2।
ठीक है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर मैंने जनरल इक्वेशन लिखी है कि 1 मोल मैंने लिया था, 1 में से अल्फा मॉलिक्यूल्स या मोल जो है, फ्रैक्शन ऑफ मोल जो है वो यूटिलाइज हो गया डायमर बनाने में, तो ये कितना बनेगा अल्फा बाई 2। अगर यहाँ पर 3 है तो ये अल्फा बाई 3, अगर यहाँ पर 4 है तो ये अल्फा बाई 4 हो जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जो इसके बचे हुए हैं, दिस इज द लेफ्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो इतने बचे हुए हैं वो, और ये क्या हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर डायमराइजेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। और इनिशियली हमने कितने लिए थे, इनिशियली टेकन इज 1। तो आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, आयोटा इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1। तो आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अगर यहां पर कोई भी हम सॉल्यूट लेते हैं जो यहां पर पॉलीमर बनाता है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता 2 है या 3 है या 4 है, तो इसको हम जनरली n लिख रहे हैं, तो ये अल्फा बाई n हो जाएगा, इसको भी हम अल्फा बाई n लिख सकते हैं। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, iota is equal to 1 minus alpha plus alpha by n. This is the general equation to calculate value of iota for such type of solutes which undergo partial association. तो ये हो गया बच्चों हमारा association और dissociation of solute in the solution। मैं एक बार आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं इस टॉपिक का जो अभी हमने पढ़ा। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये स्टडी कर रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशन बनाई थी। ये सभी इक्वेशंस अप्लाई होती है सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पे, क्योंकि ऐसे केसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज नहीं होते सॉल्यूशन के अंदर, तो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो है वो मैच करती है। तो ये सभी इक्वेशंस ऐसे केस में अप्लाई हो जाती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हम ज्यादातर फेस करते हैं डेली लाइफ में, तो जैसे कि सॉल्ट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। इनके केस में जब इन इक्वेशंस को अप्लाई किया गया और वैल्यू कैलकुलेट की गई, तो ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं कर रही थी। इस वजह से जो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास था वो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास के बराबर नहीं आ रहा था। इसको हमने बोला दिस इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो इस एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को करेक्ट करना था, तो इसको करेक्ट करने के लिए एक करेक्शन फैक्टर बनाया गया, दिस इज कॉल्ड वेंट हॉफ फैक्टर। और ये वेंट हॉफ फैक्टर जो है इसको यूज किया गया इन इक्वेशंस में इस एनामोली को करेक्ट करने के लिए। तो इसको यूज किया कुछ इस तरीके से, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, and delta TF is equal to I into KF into M। तो ये करेक्शन फैक्टर यूज कर दिया और ये इक्वेशंस जो है इनको मॉडिफाई कर दिया। अब इन इक्वेशंस की आप कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जब निकालेंगे तो M कैलकुलेटेड इट विल फाउंड टू बी इक्वल टू M एक्सपेरिमेंटल। तो ये करेक्शन फैक्टर लगाने के बाद हमारा ये जो प्रॉब्लम आ रही थी ये करेक्ट हो गई। तो यहां पर आयोटा जो है इसकी वैल्यूज क्या क्या आती है, अभी हमने लास्ट में ये डिस्कस किया। इसकी वैल्यूज जो है वो हम 4 सॉल्ट्स अलग अलग तरह के लेके निकालते हैं। पहले तो हम वो सॉल्ट्स लेते हैं जो डिसोसिएट हो जाते हैं, और नेक्स्ट वो सॉल्ट जो एसोसिएट हो जाते हैं। जो सॉल्ट डिसोसिएट होते हैं इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जो कंप्लीटली एसोसिएट हो गए या डिसोसिएट हो गए, और जो पार्शियली डिसोसिएट हो गए।
जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए उनके केस में क्या आता है, आयोटा वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस बने, दैट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। अगर 2 आयंस बनते हैं तो 2 वैल्यू हो जाएगी, 3 आयंस बनते हैं तो 3 वैल्यू आ जाएगी, 4 आयंस बनते हैं तो 4 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहां पर जो है वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता, तो यहां पर आयोटा की वैल्यू जो आती है वो 1 प्लस अल्फा आती है। तो ये था जो सॉल्ट्स डिसोसिएट होते हैं उनके केस में। फिर जो एसोसिएट हो रहे थे, यहां पर भी हमने देखा जो कंप्लीटली एसोसिएट हो जाते हैं और जो पार्शियली एसोसिएट होते हैं। जो कंप्लीटली एसोसिएट हो जाते हैं उन केस में आयोटा की वैल्यू क्या आती है, आयोटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n। तो डाइमर बना रहा है तो 1/2, ट्राइमर बना रहा है तो 1/3, टेट्रामर बना रहा है 1/4। और पार्शियली जो एसोसिएट होते हैं उनके केस में आयोटा कितना आता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। So this is the way we are going to calculate the value of iota for different types of solute in their solution. अब कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे, इन फॉर्मूले में जब आप नोटिस करोगे तो आयोटा इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 1 व्हेन डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। तो चाहे कंप्लीटली डिसोसिएट हो या पार्शियली डिसोसिएट हो, आयोटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगी। और आयोटा इज गोइंग टू बी लेस देन 1 ऑलवेज फॉर एसोसिएशन, चाहे वो कंप्लीटली एसोसिएट हो या पार्शियली एसोसिएट हो। ये बात आप याद रखना। क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है, इसमें हमें आयोटा की वैल्यू बतानी है। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। तो CaSO4 when it is dissolved in water it dissociate into Ca2 positive and SO4 नेगेटिव आयन। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब 2 आयंस बनेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन पर। तो नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड इज 2, इनिशियली टेकन इज 1, सो आयोटा इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस पानी में डिसॉल्व किया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। कितने आयंस बनेंगे डिसोसिएट होने पर, 1 लेड और 2 नाइट्रेट के आयन, तो टोटल हो गए 3 आयंस। तो आयोटा कितने के बराबर आएगा, आयोटा विल बी इक्वल टू 3। नेक्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसको पानी में डालेंगे, डिसोसिएट होगा, 3Ca2+ एंड 2PO4 3- आयन। 3 ये है, 2 ये है, टोटल कितने आयंस हो गए 5। तो आयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो ये हो गए कंप्लीट डिसोसिएशन के। अब क्वेश्चन नंबर 4, एसिटिक एसिड है, ट्राइमर बना रहा है ईथर में, हमसे आयोटा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहां पर कंप्लीट एसोसिएशन है, इस क्वेश्चन में कंप्लीट एसोसिएशन, यहां पर भी कंप्लीट एसोसिएशन है। तो देखो एसिटिक एसिड, इसको ईथर में डाला, इसने ट्राइमर बनाया। ट्राइमर का मतलब हो गया 3 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। तो आयोटा की वैल्यू क्या आएगी 1 डिवाइडेड बाय n, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गई आयोटा की वैल्यू। बेंजोइक एसिड है, डाइमर बना रहे बेंजीन में, तो ये प्रॉब्लम अभी लिखी थी हमने। तो ये डाइमर बनाएगा, तो ये आ गया 2, तो आयोटा विल बी 1/n, दैट इज 1/2। तो ये हो गई हमारी आयोटा की वैल्यू। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं या पार्शियली एसोसिएट होते हैं उनके। क्वेश्चन आ गया, आयोटा की वैल्यू निकालनी है फॉर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट कितना डिसोसिएट हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग डिसोल्यूशन 1/10। तो इसका ये मतलब हुआ बेरियम सल्फेट पानी में डिसॉल्व होगा और ये 2 आयंस बनाएगा। इसका अगर आप 1 मोल लेते हैं तो इसमें से 1/10 डिसोसिएट हो गया, तो ये 1/10 बनाएगा और ये भी 1/10 बनाएगा। तो यहाँ पर
क्या वैल्यू आ जाएगी आयोटा की, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10 11/10। तो ये आ गई वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन की। सेकेंड में देखते हैं सोप मॉलिक्यूल्स है, जब इनको ऑयल में डाला तो इन्होंने टेट्रामर बना दिया। 10% सोप मॉलिक्यूल्स ऑयल में डालने पर टेट्रामर बना रहे हैं। तो टेट्रामर का मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू हो गई 4। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अल्फा की वैल्यू क्या है 10% का मतलब हो गया 1/10। 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लेंगे 40, तो 40 माइनस 4 प्लस 1 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 37/40। तो ये आ गई आयोटा की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर के अंदर। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आयोटा फॉर दिस। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल दिया गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन if the solution show a delta TF is equal to 0.256 Kelvin and KF is equal to 5.12 Kelvin kilogram per mole for benzene. Concentration of solution is 0.1 molar। 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन है सॉल्यूशन की। एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आया 0.256 और केएफ दे रखा है और हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ इसकी नेचर कैसी होगी। तो नेचर का मतलब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो हमें आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आयोटा ग्रेटर देन 1 आया तो इसका मतलब डिसोसिएशन होगा, और अगर आयोटा लेस देन 1 आया तो इसका मतलब एसोसिएशन होगा। तो हमें आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो भी वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि इसका नेचर कैसा होगा। तो देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द मॉडिफाइड इक्वेशन डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एन। डेल्टा टीएफ हमें गिवन है 0.256, आयोटा कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू 5.12 है और मोलारिटी की वैल्यू है 0.1। मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा क्या आ जाएगा 0.256 डिवाइडेड बाय 0.512, तो वैल्यू आएगी 1/2। आयोटा की वैल्यू 1/2 आई, इसका मतलब आयोटा इज लेस देन 1 और आयोटा लेस देन 1 का मतलब एसोसिएशन होगा। और एसोसिएट होके क्या बनाएगा, n की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो व्हेन n इज इक्वल टू 2 इसका मतलब डाइमर बनाएगा। डाइमर इज फॉर्म्ड बाय एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। तो दैट इज ऑल, चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिस कर लेना।